हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और खूब अच्छे से मन लगाकर खूब जोर शोर से पढ़ाई में लग गए होंगे। जैसा कि हमारा 10th क्लास चैप्टर 1 आज कंप्लीट होने वाला है और हम लोग पाचन की प्रक्रिया आज समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग अमाशय तक का प्रक्रिया देख चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अमाशय के बाद की क्रिया देखने वाले हैं कि भोजन आगे का रास्ता किधर किधर प्रवेश करता है और किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो जैसा कि टॉपिक देख सकते हैं हमारा छोटी आंत रहने वाला है। ठीक है, छोटी आंत में ही अंतिम प्रोसेस होता है, लेकिन उससे पहले यकृत से भी कुछ छोटी आंत, जहाँ अमाशय से भोजन छोटी आंत में जा रहा होता है वहीं पे क्रिया यकृत भी करता है। यकृत से महीन महीन निकलती है पित्तवाहिनियां और पित्त रस का पित्त का निर्माण करती हैं। वही पित्त भोजन को अम्लीयता से क्षारीय बनाती है। क्षारीयता आपको पता होगा कि हम लोग बात किए थे कि अमाशय में तेजाब आने की एसीएल 1.5 लीटर रहता है, जिसमें भोजन 2 से 3 से 5 घंटे तक डूबा रहता है। तो अम्ल में इतना डूबा रहना भोजन अम्लीय हो गया होगा। तो ये यकृत का भी इसमें कहीं ना कहीं काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये भोजन को अम्लीय से क्या कर देते हैं, क्षारीय। अगर ये नहीं करेंगे तो छोटी आंत पाचन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अम्लीय माध्यम छोटी आंत को नहीं चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए, उससे छोटी आंत नुकसान हो जाएगा। फिर वहीं पे जस्ट अग्नाशय का भी क्रिया होता है, सेम टू सेम दोनों प्रोसेस साथ चलती है। जब हमारा भोजन अमाशय से निकलकर छोटी आंत में जा रही होती है वहीं इन दोनों का काम होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब ग्रहणी पढ़ेंगे छोटी आंत का ग्रहणी, तब देखेंगे उसी समय दोनों का क्या काम होता है। उसके बाद छोटी आंत में ही एक पार्ट आता है आंत ग्रंथियां, क्योंकि भोजन का पाचन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत आवश्यकता होती है। यही आंत से हमारे एक से बढ़ के एक एंजाइम निकलते हैं। जितने प्रकार के हमारे भोजन होते हैं, छोटी छोटी पार्टिकल्स को पचाने के लिए छोटे छोटे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इसकी इमेजिन कीजिए आपने आज नाश्ते में सब्जी रोटी खाया, दाल चावल सब्जी रोटी सब लोग खाया आप लोगों ने। ठीक है, तो आपने जो जो खाया होगा एक साथ ही मिला खाया होगा, तो आपके रोटी में जो जो पाया जाता होगा प्रोटीन भी रोटी में होता है, स्टार्च भी होता है। तो प्रोटीन पचाने वाले, स्टार्च पचाने वाले अलग अलग एंजाइम आएंगे। सब्जी आपने खाया, सब्जी में आलू पालक गोभी जो भी खाएं आप, उसमें आपका आलू पचाने वाला जो स्टार्च होता है कुछ और। हरी सब्जियों में सेलूलोज की मात्रा होती है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसको पचाने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, इतने उस सब पचाने के लिए भी आंत ग्रंथिया से देखेंगे हम लोग कौन कौन से एंजाइम बनाए गए हैं। फिर हम लोग बड़ी आंत में पता होगा रेक्टम मलाशय आता है, जिसको मल द्वार से मल के रूप में भोजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारा अंतिम प्रोसेस है और आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर कल से हम लोग अगले लेसन अगले प्रक्रिया की ओर चलेंगे। जैव प्रक्रम का 2 पार्ट चलेगा, पोषण ही श्वसन, क्योंकि हमने बताया था कि जैव प्रक्रम में आपके समस्त क्रिया आती है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, एवरीथिंग आता है। तो हमारा जैव प्रक्रम में पहला प्रक्रिया चल रहा था पोषण, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का पोषण से लेकर जीव जंतु का पोषण देख लिए थे। ये मनुष्य का पोषण चल रहा है, जो कि आज खत्म ही हो जाने वाला है। चलिए तो छोटी आंत शुरू करते हैं। हमने जैसे कि नोट तैयार कर दिए पहले ही आपके लिए। ठीक है, बस समझाना रह जाएगा और बाकी का भी ऐसी हम लोग प्रक्रिया समझेंगे भी और नोट्स भी आपका मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम साइड में इसलिए खड़े ताकि आप लोग इस लेना भी होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पॉज कर सकते हो। ठीक है, देखिए छोटी आंत के बारे में क्या है कि छोटी आंत आहार नल का सबसे बड़ा भाग है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। टोटल आहार नल कितना लंबा होता है पता है आप लोग को? कितना लंबा होता है आहार नल की लंबाई? कितनी लंबी होती है टोटल? मुख से लेकर गुद्दा तक को ही आहार नल कहते हैं। कितनी लंबी है वो? 8 से 10 मीटर। बहुत बढ़िया, 8 से 10 मीटर आपकी आहार नल क्या है, लंबी है। तो 8 से 10 मीटर में से आपकी वो छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई आप देखोगे 6 मीटर होता है। इसीलिए क्या बोलेंगे, सबसे लंबा। हमारे आहार नाल में अमाशय की भी लंबाई इतनी नहीं है, ग्रास नली की भी लंबाई इतनी नहीं है। इतने सारे पार्ट में से जो सबसे लंबा अंग है वो हमारा कौन है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत आहार नाल का, आहार नाल आपको जो मुख से गुदा तक का होता है उतने अंगों में से यही सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, यह कैसी होती है? बेलनाकार रचना है। बेलनाकार का मतलब एक सिलेंडर पाइप की तरह है, थैला टाइप का नहीं है। अमाशय क्या बेलनाकार है? नहीं, थैला जैसा है। ठीक है, ग्रास नली आपको बेलना जैसी रचना है, मतलब कि पाइप की तरह जो खाना सीधे अमाशय में जाता है। आपको अब डायग्राम तो क्लियर है ना, और हम बना भी देंगे। चलिए इसको साफ करके अच्छे से डायग्राम समझाते हैं। ठीक है, रचना है आहार नाल के। इस क्रिया में क्या होता है बताइए? इस भाग में क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि जो पाचन हम लोग करते आ रहे थे इस भाग में आते ही छोटी आंत में आपकी पूरी की पूरी पाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि पूर्ण होती है। तो छोटी आंत के बारे में आप क्या बताएंगे? छोटी आंत जो होती है आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। यह बेलनाकार होती है। बता पाओगे आप लोग कैसी होती है? बेलनाकार होती है। और छोटी आंत में क्या होती है? हमारी भोजन की प्रक्रिया समाप्त होती है या पूर्ण होती है। कितना बता पाएंगे आप लोग? 3 स्टेप बताना है बस।
छोटी आंत आहार नल की सबसे लंबी भाग है, ठीक है। ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है, और यहाँ क्या होता है, भोजन की पाचन प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है, यानी कि संपन्न हो जाती है। 2 लाइन और क्या बोलना है आपको, इसकी जो लंबाई होती है, चूंकि सबसे बड़ी है भी, कितनी लंबाई होती है, 6 मीटर की छोटी आंत होती है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होती है आपकी, 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और तो और जो 6 मीटर की आपकी छोटी आंत है ना, उसमें भी 3 भाग होते हैं, मतलब एक छोटी सी भाग होती है जो सी आकार की होती है, जो अमाशय से आएगी, देखिए ऐसा आप अमाशय जब बनाए होंगे ऐसा करके, या आपने अमाशय से बनाया होगा, कुछ ऐसा टेढ़ा किया होगा, आपने देखा होगा। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गया, बताया था ना, ये गरड़ी कहते हैं। इतनी छोटी सी भाग है तो छोटी आंत ही, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया है सी आकार का, तो इसको अलग कर दिया गया, इसको ग्रहणी कहते हैं, या इसको डेजुनम के नाम से जानते हैं। फिर जेजुनम होता है, जेजुनम जो कि 2.5 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 3 सेंटीमीटर वो होता है। तो ये मध्य भाग होता है जेजुनम, ये पहला भाग होता है ग्रहणी। छोटी आंत का मध्य भाग होता है जेजुनम। जी क्वेश्चन आ सकता है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। गुड। पहला भाग क्या होता है आपको याद करना है, ग्रहणी या डेडुनम, याद रहेगा। मध्य भाग क्या होता है आपका, जेजुनम। मध्य भाग क्या होता है, जेजुनम। और इलियम क्या होता है, इंड भाग होता है। इलियम क्या होता है, इंड, इंड का मतलब अंतिम भाग होता है। इलियम क्या होता है आपका, अंतिम भाग होता है। इलियम क्या होता है, अंतिम भाग होता है। प्रश्न देखिए क्या पूछेगा, ग्रहणी में क्या होता है, देखिए ग्रहणी में क्या होता है आपका, ग्रहणी में जो अमाशय से भोजन अम्लीय हुआ है ना, वहाँ पे आपका पित्त, जस्ट यहाँ पे, यहाँ से पित्त रस आएगा, यहाँ से अग्नाशय रस आएगा, उसको क्षारीय कर देगा, ठीक है। यहाँ पे यही काम होता है बस ग्रहणी में। जेजुनम में क्या होता है आपका, जेजुनम बस क्या कुछ नहीं, वहाँ पे एक भोजन को बस एंजाइम की क्रिया द्वारा पचाया जाता है। इस प्रक्रिया में पाचन होती है, और इस प्रक्रिया में क्या होती है, अवशोषण होती है। जो भी भोजन पाचन हो गया है ना, छोटी आंत का ये वाला भाग क्या कर लेती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है, खींच लेती है, सोख लेती है, उसका शोषण कर लेती है। जो जूस बन जाता है उसको चाइल्ड कहते हैं। तो इतना पतला हो जाएगा ना, इतना पतला हुआ पानी की तरह जूस बन जाएगा खाने का, तो उसको ये सोख पाएगी। इस भाग में क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए छोटी आंत का भाग बहुत लंबा है, 6 मीटर। 3 भाग होते हैं, तीनों का इंपॉर्टेंट काम है। ग्रहणी जो होती है ना, भोजन का परिवर्तन कर देती है, यानी कि अम्लीय माध्यम को क्षारीय करने का एक स्थान होती है। जेजुनम में क्या होता है, भोजन का पाचन क्रिया होती है। क्या होती है, पाचन होता है। छोटी आंत में पचता है भोजन। और आपका छोटी आंत के बीच भाग में, उसका अंतिम भाग में क्या होता है, तो इलियम जो होता है ना, रोएदार होता है, वो भोजन को क्या करता है, अवशोषण करता है। कभी कभी आपका मोटा मोटी प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि भोजन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है, तो आपको छोटी आंत में, ठीक। अवशोषण कहाँ होती है, छोटी आंत में। लेकिन अगर आपका ये तीनों का ऑप्शन डाल दिया, छोटी आंत में ही आपका ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, आपको इलियम सही करना पड़ेगा। इलियम में अवशोषण होता है। पाचन कहाँ होता है, जेजुनम में। पाचन कहाँ होता है, जेजुनम में। ग्रहणी में होता है, बिल्कुल नहीं। पाचन ग्रहणी में बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ होता है, जेजुनम में। अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में। याद रहेगा ना, चलिए ठीक है। यानी यहाँ पाचन होता है, यहाँ पे अवशोषण होता है। चलिए इसमें नोट्स भी लिखवा देंगे, जैसे कि ग्रहणी का ही नोट्स तैयार हो गया। ग्रहणी के बारे में 2 लाइन क्या कहा गया है। जो ग्रहणी आपका होता है, डिडुनम जिसको कहते हैं, ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग है और छोटा भाग भी है। 3 भाग होते हैं ना, उसमें सबसे एक क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग है। फर्स्ट भाग क्या होता है आपका, ग्रहणी होता है। कौन सा भाग है, ये पहला भाग है, ठीक है। पहला भाग है, छोटी आंत शुरू यहाँ से होता है, ये पहला भाग है, और आगे चल के और भी इलियम, जेजुनम बन जाते हैं। ये आपका पहला भाग है, जो अमाशय के ठीक बाद खुलता है। सही बात है भाई, जस्ट अमाशय के बाद जो खुलता है वही ग्रहणी होता है। देखिए ये हम बना रहे हैं, अमाशय था, देखिए देखिए ऐसा अमाशय बना रहे हैं। ये है ना, ये आपका ग्रहणी कहलाता है। सी आकार का जो है, अमाशय के ठीक बाद कौन खुलता है, ग्रहणी खुलता है, ठीक है। कैसा होता है, सी आकार का, बन रहा है सी जैसा। और यहीं पे आपका बड़ी आंत आप लोग बनाए होंगे ऐसे, और ये छोटी आंत लिपटा गया होगा, ठीक है। छोटी आंत कहीं, और यहीं पे आपने लीवर भी बनाया होगा, बड़ा सा ऐसा लीवर बनाया होगा ऐसा, ठीक है। बनाए थे कि नहीं बनाते, इसी लीवर से यहाँ पे रस आता है, पित्त रस आता है, ठीक है। और यहीं पे जस्ट अग्नाशय होती है ऐसे, अग्नाशय से भी रस आता है, पित्त से भी रस आता है। तो ग्रहणी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या करता है, आप आराम से पढ़िए। छोटी आंत, यह छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के ठीक बाद खुलता है। अमाशय के ठीक बाद खुल रहा है छोटी आंत का ग्रहणी, ठीक है। यह सी आकार का होता है। सही बात है भाई, ये देखो बिल्कुल सी आकार का है। कैसा, ये बिल्कुल सी आकार का, देखो है ना, सी आकार का जस्ट खुल रहा है। कैसा, ये सी आकार का है ना, सी आकार का, ठीक है। ये अपने लीवर बना दिया ना, आप लोग को डिस्टर्ब मत होना, ये हमने लीवर बनाया था। सी आकार का होता है, ठीक है, सी आकार का होता है, ओके। इसी भाग से क्या होता है, इसी भाग से यानी ये वाला भाग से क्या होता है, अग्न्याशय नलिका एवं मूल पित्तवाहिनी जुड़ी रहती है। कहाँ से, ग्रहणी से। ग्रहणी से क्या जुड़ी रहती है बताइए, अग्न्याशय नलिका, मतलब कि यहाँ से जो होता है ना, जो आपका सी
जो आपका ये होता है, ये आपको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने अमाशय बना दिया और ये हमने क्या बना दिया, ग्रहणी बना दिया। क्या बना दिया हमने, ग्रहणी बना दिया। तो ग्रहणी से ही क्या होता है आपका, अग्न्याशय खुलती है। कौन खुलती है आपकी, अग्न्याशय। अग्न्याशय बनाए थे ना। और यहीं से क्या होता है, ग्रहणी से ही क्या होता है आपका, एक पित्त की तरफ नली जाती है, उसको बोलते हैं मूल पित्त वाहिनी। जो जो पित्त के थैली आप लोग बनाए होंगे ना ऐसा, वो ऐसा खुलती है। देखिए इसी में अंदर ही अंदर आपका ये जो पीठ होती है ना, जो पीठ की थैली होती है, वो आपकी इसी में खुलती है। क्या नाम है, अग्नाशय नलिका। देखिए अग्नाशय की नलिका भी इसी में खुल रही है। जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। और मूल पित्त वाहिनी मतलब ये पित्त की जो मेन वाहिनी होती है। हालांकि ये पित्त की जो लंबी लंबी बहुत महीन महीन इसके अंदर नली बनाई होती है, जो पित्त का निर्माण होता है। यकृत में क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है। और ये इकट्ठा हो जाती है, पित्त वाहिनी में चली जाती है, जो कि हरे रंग का होता है। आप लोग को भी मछली उछली या चिकन में भी देखे होगे, थैला बना होता है एकदम गाढ़ा हरा रंग का, वो पित्त होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे अंदर पित्त होती है, हरे रंग की होती है, गाढ़ा होती है। और ये क्षारीय होती है, यहाँ पे आएगी गिरेगी। और ये अमाशय से जस्ट भोजन ग्रहणी में गया था, ये भोजन को क्या कर देगी, क्षारीय कर देगी। और अग्नाशय से भी आपका रस आएगा, तब जाके आपका छोटी आंत में पाचन होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, सी आकार का होता है। और इसी भाग से अग्नाशय नलिका, याद रहेगा आपका, अग्नाशय भी इसी में खुलता है और मूल पित्त वाहिनी भी इसी में खुलता है। इतना ही बोलना है। ग्रहणी कैसी होती है, छोटी आंत का पहला भाग होता है, सी आकार का होता है और अमाशय के ठीक बाद खुलता है। और इसी भाग में आपके दो लोग आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके आसपास क्या दिखाई दे रहा है, लीवर दिखाई दे रहा है, यकृत। यकृत में क्या बनता है, पित्त। तो पित्त वाहिनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पित्त वाहिनी। और आपको पता है अमाशय की चीनी से अग्नाशय बनाते हैं ना, तो अग्नाशय से जुड़ी होगी, अग्नाशय नली बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे अग्नाशय नली। इसको वाहिनी भी लिखा होता है, अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी। वाहिनी का मतलब नली होता है। तो ग्रहणी से क्या खुला होता है बताइए, अग्नाशय नलिका एवं मूल पित्त वाहिनी जुड़ी रहती है। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है ना, इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ाते प्रक्रिया, आगे हम लोग जेजुनम और इलियम के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिससे छोटी प्रक्रिया संपन्न हो जाए, फिर हम एक एक पे चलते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, चलिए साफ कर देते हैं इसको। तो हम लोग और देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच बारे में क्या है, जेजुनम और इलियम के बारे में। ठीक है, जेजुनम और इलियम के बारे में ये लफ्ज समझ में आ गया। ग्रहणी की कहानी समझ में आ गया। ग्रहणी की कहानी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं है। चलिए ठीक है, फिर से बना देंगे आप, टेंशन मत लीजिए। तो ये हमारा जेजुनम मध्य भाग होती है। जेजुनम क्या होती है, देखिएगा जेजुनम के बारे में क्या जानते हैं, जेजुनम की इंग्लिश भी यही होता है। ठीक है, तो जेजुनम के बारे में लिखेंगे कि यह छोटी आंत का मध्य भाग है। क्या है ये बताइए, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का क्या है, मध्य का मतलब बीच का भाग है। छोटी आंत का क्या है, ये बीच का भाग है। छोटी आंत का मध्य भाग है, मध्य भाग है, भाग का मतलब बीच का, मध्य भाग है। इसी भाग में क्या होता है, इसी भाग में भोजन का पाचन होता है। क्या होती है, भोजन का पाचन होता है। इसी भाग में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और इसी भाग में ग्रंथियां पाई जाती है। आंत ग्रंथियां भी क्या होती है, इसी भाग में पाई जाती है। आंत ग्रंथियां क्या होती है, इसी भाग में पाई जाती है। आंत ग्रंथियां इसी भाग में पाई जाती है। आंत ग्रंथियां से एंजाइम का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, एंजाइम का स्राव होता है। देखिए यहाँ लिखा ना, आंत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, आपकी जेजुनम में पाई जाती है। एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है। एंजाइम का स्राव हो जाएगा तो क्या होगा भाई, भोजन पचेगा। यानी कि आप लोग देखेंगे आंत ग्रंथियों में ये क्या क्या स्राव निकलता है। अभी हम बता रहे हैं कि भाई जेजुनम से आंत ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, आंत ग्रंथियां से एंजाइम का स्राव होता है। और ये एंजाइम क्या करती है, भोजन को पचाती है ना, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, ये जेजुनम के बारे में है। इलियम के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये छोटी आंत का सबसे अंतिम और बड़ी भाग है। और इसमें बिलाई पाई जाती है। बिलाई का मतलब होता है एक अंकुर निकली होती है, जो भोजन को क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, तो छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग क्या होता है, इलियम होता है। क्या नाम है इसका, इलियम। इलियम ना इसमें भी वही बोलते हैं, क्या नाम है इसका, इलियम नाम होता है। ठीक है, तो याद लिखेंगे यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। क्या लिखेंगे आप इसको, यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। ये आप लोग लिख चुके हैं, पता होगा पहला भाग है। ठीक है, यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। क्या भाग है, सबसे अंतिम। तीन भाग ही होते हैं ना, तो अंतिम भाग कौन है आपका, जेजुनम है, सॉरी इलियम है, सबसे अंतिम भाग है। इस भाग में यानी कि इलियम में, इस भाग में आंतरिक सतह, जो उसकी आंतरिक सतह होती है ना आंत की, ठीक है, आंतरिक स्तर में अंकुर निकले रहते हैं। अंकुर समझ में आती है, जैसे मान लीजिए ये आंत है, क्या है आपका, ये आंत है। ठीक है, ये आंत था, नली है आंत। इसका जो आंतरिक भाग होता है उसमें ऐसी लंबी 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 लंबी
ऐसे अंकुर निकली रहेगी। अंकुर का मतलब थोड़ा सा रोमा जैसा होता है, लंबी लंबी एक मांस जैसा निकला रहेगा, ठीक है, महीन महीन लंबी लंबी लंबी, देखिए ऐसा निकला रहता है छोटी आंत में, ठीक है, ऐसा निकला रहेगा। ये आपकी छोटी आंत समझिए था, ये छोटी आंत की ऐसा था। इसके अंदर में आप जाओगे काट के दिखा रहे हैं, अंदर में ऐसे ही मिलेगा। और जो आपका भोजन मिलेगा ना पानी की तरह रहेगा, तो उसमें से क्या होगा, जितने भी जूस होगा ये लोग सोख लेगा और इसमें नस होती है महीन महीन, और ये सोख के आपका छोटी आंत पहुंचा देगी सीधे ब्लड में, ब्लड के माध्यम से चला जाएगा हमारी कोशिका में, जहाँ उसका श्वसन के द्वारा यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा एटीपी बनेगा। हम लोग आज पाचन देख लिए ना, अब हम श्वसन में जानेंगे कि हमारा पचा हुआ भोजन कहाँ गया था। अभी हमारा पचा हुआ भोजन कहाँ है, इलियम में है, ठीक है। देखिए यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है और इस भाग में आंतरिक स्तर में क्या पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अंकुर, अंकुर नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस भाग में आंतरिक स्तर में क्या पाई जाती है, अंकुर नुमा, क्या पाई जाती है, अंकुर नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं, विलाई, क्या कहते हैं, विलाई, इंग्लिश में बोले तो VLI, क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई क्या करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, क्या करता है, पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है, ठीक है। विलाई क्या करता है, पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है, ठीक है। विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है बताइए, अवशोषण होता है। किसके द्वारा, आपका जो महीन आपको देख रहे हैं ना रुमाल जैसे लगा हुआ है, ये इसको विलाई कहते हैं, और ये जो भोजन है उसको क्या कर लेगा, ये चूस लेगा, यानी कि उसका अवशोषण करेगा। पचे हुए भोजन का क्या होता है, विलाई द्वारा अवशोषण होता है। समझ गए आप लोग, क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो आपका ये इलियम, 3 होते हैं छोटी आंत के भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम पहला भाग था, जेजुनम बीच का भाग होता है जहाँ भोजन पचता है, और इलियम में क्या होती है, एक अलग किस्म की अंदर में उंगली जैसा अंकुर निकला होता है, जैसे चना का अंकुर निकलता है लंबा, वैसे इसका अंकुर निकला होता है। इस अंकुर को क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और विलाई द्वारा क्या होता है जो भी भोजन पचा हुआ है ना, चूंकि अंतिम से तो पूरी तरह पच गया होगा, पचे तो यही गया था जेजुनम में, जेजुनम के आगे आगे एकदम पानी की तरह था, तो पचे हुए भोजन में क्या होता है, अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, बता, इलियम में होता है। किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है। समझ गए आप लोग, बड़ा बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। अरे अब जीटी क्वेश्चन आपका हार्ड से हार्ड भी पूछेगा तो कहाँ से पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता है कि छोटी आंत जो अवशोषण होता है कहाँ होता है। तो अवशोषण आपका जो होता है छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे जो आंतरिक भाग होता है उसका क्या होता है, जेजुनम होता है, ठीक है। तो जो जेजुनम होता है आपका, इलियम जो होता है उसमें क्या होता है, छोटी आंत का एक अंकुर पाई जाती है, विलाई पाई जाती है, और इसी द्वारा क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। तो कहाँ होता है अवशोषण, इलियम में होता है। अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में। किसके द्वारा, अगर प्रश्न आ गया कि अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो क्या बताना है आपको, विलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विलाई के द्वारा होता है। विलाई क्या होता है, तो सबसे आंतरिक स्तर में आपके रोए निकले होते हैं, उसी को हम लोग विलाई कहते हैं। सबसे आंतरिक स्तर में क्या निकले होते हैं, रोए। रोए को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुर नुमा। अंकुर समझते हैं, जैसे कि चना में अंकुर नहीं करेंगे, अंकुर नुमा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विलाई कहते हैं। और इसी विलाई क्या करते हैं, खाने को जो जूस होता है उसको सोख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अवशोषण करना। समझ गए। एक बार इसको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, ठीक है, साफ कर लेते हैं इसको, ओके। तो एक बार डायग्राम से हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहले तो आहार नल बनाना आपको सीख गए होंगे, ऐसे बनाना है, फिर आपको ऐसे, ठीक है, फिर आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, ओके। आपने ऐसा कर लिया होगा, आपने जब ऐसा बना लिया होगा आपको तो पता ही होगा ये आपको मुख है, और आपको मुख से ऐसे की ओर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे बताया ना हम लोग फैरिंग्स बनाए थे, मतलब इसको बोलते हैं ग्रसनी। ये देखिए, इसके बाद आपका ये जाकर आपका जी आकार का बन जाएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, जी आकार का। ये अमाशय है, क्या है हमारा, ये अमाशय। इसके बाद आपने ऐसा बनाया था सी जैसा, बनाए थे आप ऐसे सी जैसा, फिर इसको ऐसे नीचे के गिरा दीजिए, ठीक। तो हम लोग अमाशय देख लिए थे। अब हमारा गृहिणी का मतलब है, गृहिणी क्या होता है, गृहिणी के बारे में जानना है, ठीक है। यहीं पे आपने यकृत बनाया होगा, यहीं पे क्या बनाया होगा आपने, यकृत बनाया होगा। ये हमारा क्या है, यकृत। इसी यकृत में क्या होता है आपका, एक सबसे यकृत में हम लोग जानेंगे, जब यकृत पढ़ेंगे ना, अगला टॉपिक क्या है हमारा, यकृत ही है।
यकृत में बहुत महीन महीन आपकी जो होती है वाहिनी निकलती होती है, और ये पित्त कलिया का इकट्ठा कर देती है सब, किसमें, एक थैली में, किसमें, एक थैली में, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त की थैली। क्या बोलते हैं आपको, हम लोग पित्त की थैली बोलते हैं, ठीक है। अमाशय वाला प्रश्न देख लेते हैं कि कैसा एसीएल जठर ग्रंथियों से अम्ल निकलता है, तेजाब निकलता है और भोजन को पूरी तरह से लेई बना देता है, देखे थे ना। अब यह जो भोजन है हमारा, ये भोजन जो है हमारा यहाँ से निकलकर सीधे कहाँ आएगा, किस भाग में आएगा। और ये पता है ना, ये छोटी आंत का भाग यहीं से शुरू हो जाती है, ये छोटी आंत का ही भाग है। तो छोटी आंत का ये पहला भाग आप जो देख रहे हो ना, इसको क्या बोले, सी आकार का, इसको क्या बोले हम लोग, डेडुनम बोल रहे हैं। डेडुनम मतलब बोले तो ग्रहणी बोल रहे हैं, क्या बोले इसको हम लोग, ग्रहणी बोल रहे हैं, ग्रहणी बोले तो डेडुनम। तो ये पहला भाग है, और इस भाग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए इसी भाग से हम देखते हैं कि यहीं पे जस्ट अग्नाशय के पीछे जो होता है एक और थैली निकली होती है, उसको बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय, ठीक। तो जेडुनम जो होता है आपकी छोटी आंत की पहली भाग होती है, ओके, बता पाएंगे आप लोग, छोटी आंत की क्या होती है, पहली भाग होती है। और इसी भाग में हमें क्या देखने को मिलता है, इसी भाग से देख रहे हैं कि हमें अग्न्याशय की नली भी निकली होती है। अग्न्याशय की नली कहाँ निकली होती है, आपकी डेडुनम में, और इससे रस निकलता है, एंजाइम निकलता है, जो कि खाने को और गीला करेगा, उसको पचाएगा। दो तरह के अग्न्याशय काम करता है, अंतर से भी स्रावित करता है और बाहर से भी स्रावित करता है। हम लोग अग्न्याशय जो पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। और हमारा जो होता है यहीं पे सी आकार में जो दिख रहा है, यहीं से हमारा जो यकृत ने पित्त का निर्माण किया है, उसका मेन जो होती है, जो मूल पित्त वाहिनी, पित्त का जो मेन वाहिनी है, मेन नस है, जो मेन नली है, वो हमारा इसी भाग में आकर खुलती है। देखिए खुला ना। अब इससे जो पित्त निकलेगा ना, हरा रंग का होता है क्षारीय, इसी भाग में आकर गिरेगा, कहाँ पे, डेडुनम में। कहाँ पे गिरा था यहाँ पे, डेडुनम में गिरा था। तो ग्रहणी क्या होती है, ग्रहणी आपकी क्या होती है, छोटी आंत की पहला भाग होती है। इस भाग में क्या होता है, तो अग्न्याशय रस और मूल पित्तवाहिनी दोनों आकर जुड़ी रहती है, और ये भोजन को क्या करती है, आपका क्षारीय बनाती है, क्योंकि भोजन आपका अम्लों में डूबा हुआ था 3 घंटे तक, वो बहुत ज्यादा अम्ल हो गया है। और अगर ये अम्लीय भोजन छोटी आंत में जाएगा तो उसको बीमार कर, यानी छोटी आंत को ही नुकसान कर देगा, क्योंकि उसके अंदर की जो झिल्लियां होती है, महीन में आपने देखे ना अंकुर निकला था, वो सबको नष्ट कर देगी ये अम्ल। इसीलिए इसको क्या कर दिया, ये क्षार कर दिया। पित्त में क्या होता है, क्षार पाया जाता है। पित्त में क्या पाया जाता है, क्षार। पित्त का कलर कैसा होता है, हल्का नहीं, गढ़ा हरा रंग का होता है, गढ़ा हरा रंग का पाया जाता है। यहाँ तक समझ गया आप। चलिए अब हम लोग छोटी आंत के 3 भाग देखे थे ना, देखिए यही आपका जो आगे की ओर जाएगा ना, ये आपकी छोटी आंत ही है, जो आपको बहुत घुमावदार होती है। कम से कम कितना बताए थे हम, 6 मीटर बताए थे ना, ऐसा। अब बड़ी आंत बनाना, देखिए बड़ी आंत इसके जस्ट ऊपर से होता है, बड़ी आंत कहाँ होता है, जस्ट इसके ऊपर से होता है। देखिए आप ऐसे देखे होंगे, देखे थे ना, बनाए थे कल उस दिन, देखिए ऐसे। ये आपका क्या हो गया, बड़ी आंत हो गया, और इसके बीच में क्या होता है, छोटी आंत होता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ढक दो, देखिए ढक दीजिए। और ये छोटी आंत कहाँ चला गया, छोटी आंत अंदर से, बड़ी आंत ऊपर से होता है, अंदर से छोटी आंत यहाँ आ गया। अब जाके छोटी आंत आपका कहाँ खुल जाएगा, बड़ी आंत में खुल जाएगा। कहाँ खुल जाएगा, बड़ी आंत में, ऐसा ऐसा देखिए खुल जाएगा, ठीक है ना, खुल जाएगा। इसको सिकम कहते हैं, हम कूलन के नाम से जानते हैं, इसको सिकम कहते हैं। जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत का ज्वाइंट होता है उसको सिकम कहते हैं, ठीक है। और इस बड़ी आंत को इतना जो है ना कोलन कहते हैं, और इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होता है, ठीक है। और इस वाले भाग को मलाशय कहते हैं, जहाँ पे ये रेक्टम, जहाँ मल स्टोर होता है उसको रेक्टम कहते हैं। फिर उसका एक सबसे अंतिम सिरा होता है एनस, गुद्दा जिसको बोलते हैं, उससे जो मल समय से बाहर निकलता है वो होता है, जो कि हम लोग बड़ी आंत में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारा भोजन अभी मल में आया नहीं है, अभी हमारा भोजन तो अभी छोटी आंत के ग्रहणी भाग में फंसा हुआ है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। हम लोग अब सब समझ चुके हैं यकृत कैसा काम करता है, अग्न्याशय क्या काम करता है, आंत ग्रंथि क्या होती है, बस हमें नोट्स तैयार करना है ना। तो हम लोग प्रक्रिया समझ चुके हैं, प्रक्रिया समझ चुके हैं ना। यकृत क्या होता है, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जो कि इसका वजन जो होता है 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। पुरुषों में अधिक हो सकता है, महिलाओं में कम हो सकती है। इसी यकृत में क्या होती है, आपकी यकृत से पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, पित्तवाहिनी बनाती है। अग्न्याशय में क्या बोलते हैं, अग्न्याशय के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है और यहाँ खुलता है। प्रक्रिया आप लोग समझ गए ना। बस हम लोग आपको एक नोट्स तैयार कर देते हैं, यानी कि यकृत का और अग्न्याशय का नोट्स तैयार करते हैं। बाकी प्रक्रिया आप लोग समझ चुके हैं, आंत तक का प्रक्रिया हो चुका है, बड़ी आंत में हम लोग समझा देंगे, ठीक है। तो इसको हम साफ कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अभी हम एक नोट्स तैयार कर देते हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ओके। चलिएगा, ये आपका नोट्स हो गया, ठीक है। यकृत के बारे में जो बताए थे वही आपका एक नोट्स हो गया। यकृत क्या करता है एक बार रीड कर लीजिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से मिल जाए, ठीक है। हम साइड में आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक। अब लीवर के बारे में थोड़ा सा हम एक रीड कर लेते हैं। यकृत क्या होता है, देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में आती है, क्योंकि ये कुछ चीजें स्राव करती है, जो स्राव करती है उसको ग्रंथि कहते हैं।
है, ठीक है। और आपको पता है भोजन पचाने में आहार नाल के साथ साथ ग्रंथियां भी सपोर्ट करती है। तो 2 पार्ट में बांटा गया था, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ठीक है ना। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए भार भी लिखे हैं कितना, 1.5 यानी कि 1.5 kg। थोड़ा सा आसपास में ही होता है, करीब में होता है। पुरुषों में ज्यादा होता है, 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के बीच हो सकता है। वही महिलाओं में आपका 1250 ग्राम के लेकर 1350 ग्राम के बीच हो सकता है, ठीक। जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहता है, जैसे कि हम आकृति बनाते हैं तो दाहिने साइड बनाते हैं, जैसे कि जो अमाशय यहाँ से बनाते हैं ना ऐसा, तो अमाशय जो हम बना रहे हैं यहीं पे क्या होता है आपका, देखो ये आपका लीवर, लीवर कहाँ चला गया, ये आपका बाएं, ये आपका जो होता है दाहिना पोर्शन में आ गया, दायां भाग में, और ये कहाँ है आपका बायां भाग में आ रहा है। देखिए साइड में दाहिना पोर्शन में आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है बायां भाग में आ रहा है, कहाँ होता है ऊपर होता है, ठीक है। तो ये दाहिने भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से, जो यकृत की जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं से, यकृत कोशिकाओं से किसका स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है। किसका, पित्त, जो हरे रंग का होता है ना पित्त, उसी का स्राव होता है। जो पित्ताशय में संचन होता है, पित्ताशय एक थैली है, पित्ताशय आपका क्या है, ये आपका एक थैली है, पित्ताशय क्या है आपका थैली है। सारे नसें आएगी, सब सारे जूस आएंगी, सारे पित्त आगे कहाँ स्टोर हो जाएगा, पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली और पित्त की नली वाली सब मिलकर क्या बना देगी, मूल पित्त वाहिनी बनाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत से छोटी नली निकल रही है भाई, ये भी नली, ये भी नली, ये सब नली आपको सारा पित्त को इकट्ठा करके पित्ताशय में जमा कर रही है। तो कहने की एक नली द्वारा आगे यहाँ पे गिरती होगी, तो इन सब नली लिखा है ना, यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है जो पित्ताशय नली से, ये आपकी जो पित्ताशय की मेन नली थी, ये आपकी जो पित्ताशय की मेन नली थी ना, उसी से जुड़ लिया है। तो जो आपकी पित्ताशय नली से जुड़कर मूल पित्त वाहिनी बनाती है, क्या बनाती है, मूल पित्त वाहिनी, मेन पित्त वाहिनी बनाती है, ठीक है। अब हम पित्त के कार्य देख लेते हैं, किसके कार्य, यकृत के कार्य है, बोलिए पित्त के कार्य बोल लीजिए, ठीक है। किसके कार्य, पित्त के कार्य बोल लीजिए। या यकृत एक तरह से बोला जाए, यकृत के कार्य देख लीजिए, यकृत क्या कार्य करता है। पित्त के कार्य क्या है, यह ग्रहणी में आए भोजन, उसको हम लोग भोजन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, कायम बोलेंगे। ग्रहणी में जो भोजन आता है ना, अभी अपन देखे थे अमाशय से कहाँ आता है, ग्रहणी में। जब अमाशय से ग्रहणी में आता है यहाँ पे, तो यहीं पे ना आपका इसी से पित्त निकलता है और इस अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। तो जो भोजन आया हुआ ना उसको हम कायम कहते हैं। कायम क्यों कहते हैं, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में बोले थे, लद, हाँ, मतलब वो जो भोजन पच के क्या होता है, गीला हो जाता है, एकदम लुगदी हो जाता है, लुगदी ले जैसा, लद यानी कि कायम बोलेंगे उसको। तो जो कायम कैसा होगा बताइए, अम्लीयता होगा, क्योंकि वो अम्ल से आया हुआ है, तो उसको नष्ट कर देता है। पित्त क्या करता है, जो ग्रहणी में कायम आया हुआ है वो चूंकि अम्ल होगा, तो उसकी अम्लता को नष्ट कर उसे क्या कर देता है, क्षारीय बनाता है, जो कि सबसे बड़ा काम है, ठीक है। दूसरा क्या है, पित्त के जो लवण होते हैं, पित्त के लवणों की सहायता से वर्षा का क्या होता है, विखंडन तथा पायशीकरण होता है। देखिए वसा बहुत चिकना होता है, जो भी आप घी मक्खन खाते हो उससे शरीर में वसा मिलता है, चिकनाहट मिलती है, जिसकी आपकी शरीर तरोताजगी दिखाई पड़ती है। जो आप देखते हो आप थोड़ा सा उस वसा के कारण दिखता है, ठीक है ना। तो इसी वसा चूंकि इतना चिकना होता है कि एंजाइम इसमें क्रिया नहीं कर पाती है, तो ये पित्त के कण क्या करते हैं, वसा का विखंडन कर देते हैं, उसके वसा को जो कण होते हैं विखंडित कर देते हैं उसको, ताकि एंजाइम कार्य कर सके, एंजाइम अंदर घुस सके और उसको और अधिक तोड़ सके, क्योंकि एंजाइम उसमें अंदर नहीं घुस पाएगा क्योंकि ये बहुत चिकना होता है। पित्त क्या करता है भाई, वसा का ही विखंडन कर देता है और उसका पायसीकरण कर देता है, इसको पायसीकरण कर देते हैं बोलते हैं उसको, और ताकि उस पर एंजाइम कार्य कर सके, लिख सकते हो, ठीक है, ताकि उस पर एंजाइम कार्य कर सके, उस पर क्या काम कर सके, कौन, एंजाइम, ताकि उस पर एंजाइम कार्य कर सके। आप इस बात को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ पित्त से बिलरुबिन, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पित्त में बिलरुबिन का स्राव होता है, एक वर्णक होता है, पीला कलर का ये वर्णक होता है, जो कायम का मतलब जो भी भोजन आपका ग्रहणी में है ना, वही वो रंग पीला रंग प्रदान करता है। कैसा, पीला रंग प्रदान करता है। आप लोग कभी सोचे होंगे भोजन का कलर तो अलग होता है, हम लोग खीर खाते फिर भी जो मल का कलर होता है वो पीला ही क्यों होता है, ठीक है ना। हर चीज का कलर पीला ही क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपका जो पित्त होता है ना, पित्त से क्या मिलता है, बिलरुबिन, वो खाने को जैसे ही आपका यहाँ पे खाना आता है उसमें जैसे ही बिलरुबिन मिलेगा खाना यहाँ से पीला हो जाएगा। यहाँ तक खीर आपका उजला था, यहाँ भी आपका उजला था, लेकिन यहाँ तक पीला हो गया, ठीक है। इसीलिए जो मल त्यागते हैं ना, बाहर निकालते हैं, उसका कलर क्या होता है, पीला ही होता है, किसी कारण, बिलरुबिन के कारण। हाँ, पीलिया रोग भी आप लोग सुने होंगे, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, इसी कारण होता है। अगर बिलरुबिन अधिक स्रावित हो गया ना, अधिक स्रावित होने के कारण क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे पीला कलर ज्यादा हो जाएगा। जब जूस बनेगा, जूस में जब खिंचाएगा तो पीला कलर ज्यादा खिंचा जाएगा, पूरे ब्लड में जाएगा तो पूरे कलर, शरीर के कलर को क्या कर देगा, पीला पीला रंग प्रदान कर देगा, तो पीलापन आ जाएगा शरीर में, पीलापन, आँख जो है ना पीला उजला भाग वो पीला दिखाई देने लगेगा, तो
तो बोलेंगे पीरियड रोग हो गया है। ठीक है, तो ये बिलरुबिन के कारण ही आपको बहुत अधिक जब लीवर से निकलने लगेगा ना बिलरुबिन, इसलिए पीरियड पकड़ लेता है, इसको ज्वाइंडिस कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ज्वाइंडिस कैसे होता है, बिलरुबिन के कारण अधिक जो बिलरुबिन स्रावित हो जाएगा तो उसमें जो आपका खाना पचेगा उसमें पीला रंग ज्यादा आ जाएगा। तो जब उसका अवशोषण होगा तो अवशोषण करके कहाँ जाएगी, वो आपके नस में जाएगी, आपके ब्लड में जाएगी। तो ब्लड में जब बहेगा पीला रंग, जैसे लाल रंग बह रहा है तो आपका गाढ़ा कलर का थोड़ा डीप कलर दिखाई पड़ता है ना, जो गोरा लोग है लाल दिखाई पड़ते हैं, जो काला लोग और काला दिखाई पड़ते हैं धूप में जाने के बाद। ठीक है, तो आपका पीला रंग दिखाई देने लगेगा, आपका शरीर पीला हो जाएगा, ये हथेली पीला हो जाएगी, आंख पीला हो जाएगा, तो आपको जॉन्डिस हो गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया यकृत के बारे में। अग्नाशय के बारे में नोट्स और आपके बारे में नोट्स लोग जल्दी से देख लेते हैं। आएगा कोई भाग समझने में आपको दिक्कत नहीं है तो इसका नोट्स ही लिखना है मुझे और समझाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, और हम आपको अग्नाशय का नोट्स तैयार कर देते हैं और आंत ग्रंथिया का नोट्स तैयार कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर उसके बाद बनियात रह जाएगा, तो इसको हम टोटल साफ कर देते हैं ताकि मेरा और जगह मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, तो हम लोग अब अग्नाशय देखेंगे, आंत ग्रंथिया रह जाएगा, फिर हमारा क्या रह जाएगा, बनियात। आप लोग टॉपिक याद कर रखिएगा। चलिए, तो अग्नाशय पढ़ना है हमें, क्योंकि हमने अभी भी लीवर देखा। तो अगला, ठीक है, अग्नाशय का नोट्स देख सकते हो, अग्नाशय का नोट्स लिया। ठीक है, अग्नाशय का नोट्स मिल गया आप लोगों का कि अग्नाशय होता है क्या, अग्नाशय के ठीक नीचे आप लोग देखे होंगे जब अग्नाशय बनाए होंगे आप लोग ऐसे जो आप बनाते हैं ना अग्नाशय, ये हमारा है अग्नाशय, और ये सी आकार की मेरी, और ये ऐसे नीचे की स्टेज, यहीं पे क्या बनाते हो आप लोग, अग्नाशय बनाते, ये अग्नाशय बनाते हो। अग्नाशय कहाँ है, ठीक नीचे है। तो अग्नाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए, जो आप ग्रहणी देख रहे हो, ग्रहणी को ही आप लोग घेरा हुआ है ना इसमें, तो ग्रहणी को घेरे हुए कैसा कलर का, ये पीले रंग का, कैसा रंग का होता है ये अग्नाशय, पीले रंग का, ये ना हमारा अग्नाशय, इसको अग्नाशय कहते हैं। पीले रंग का एक ग्रंथि होती है, कैसी आपका क्या है, ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब कुछ निकालना, भोजन इस नली में नहीं जा रही है, भोजन यकृत में भी नहीं जा रही थी, ये ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। ये आहार नाल का नली है, जो आपका एक नली में जा रहा है, आहार नाली से कहेंगे। ग्रंथि का मतलब है कुछ रस का निकाल की, मतलब पित्त का स्राव की, और ये पित्त आके इसमें मिलेगा, अग्नाशय से जो भी एंजाइम है वो इसमें आके मिलेंगे, और ये दोनों क्या है, ग्रंथियां हैं जो ग्रहणी में आके मिलते हैं। तो आपको याद ही होगा, उसमें आपका पित्त वाहिनी मिलता है, और आप कौन सा, अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशय वाहिनी, और आपका पित्त से क्या निकलेगा, पित्त वाहिनी। कहाँ मिलते हैं, ग्रहणी में मिलते हैं, जो कि छोटी आंत का पहला भाग है। कहाँ है, छोटी आंत का पहला भाग है। तो अग्नाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए, अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, इसके अंदर भी बहुत महीन नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी सी अग्नाशय का एक मोटा सा नली बनाती है, जो बोलते हैं अग्नाशय वाहिनी। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी नली होती है, ऐसी नली होती है जो एक बड़ी सी नली बनाती है। ठीक है, सब स्राव रस जो भी रस होगा मिलके एक बड़ी सी नली बनाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। अग्नाशय वाहिनी ना, अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय का जो रस होता है, उस रस में क्या क्या होता है देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है आपका, ट्रिप्सिन, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, और न्यूक्लियेज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है आपका, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिन आपका जो होता है आपका प्रोटीन पर काम करता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में काम करता है। एमाइलेज स्टार्च में काम करता है। लाइपेज आपका वसा में काम करता है। लाइपेज मतलब होता है लाइपेज, वसा को भी लाइपेज भी बोलते हैं। लाइपेज वसा में करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन में, एमाइलेज आपका स्टार्च पचाने के लिए, लाइपेज आपका वसा पचाने के लिए। चूंकि वसा पचता तो नहीं है, पता होगा, उस इसीलिए जो हम लोग पित्त के कार्य देखे थे ना, पित्त क्या कर देता है, उसका इमल्सन कर देता है, मतलब पायसीकरण कर देता है। उसको विखंडित करना ही क्या होता है, पायसीकरण, ताकि उस पर कोई भी एंजाइम क्रिया कर सके। ठीक है, और न्यूक्लियस आपका जो भी आपका न्यूक्लिक अम्ल वाला चीज खाते हैं, मांस मछली टाइप का खाते हैं ना, उसको ये न्यूक्लियस बचाने का काम करता है। कहाँ से निकलते हैं ये सब, अग्नाशय से निकलते हैं। अग्नाशय रस मतलब अग्नाशय का जो रस होता है, पित्त रस मतलब जो लीवर का रस होता है उसको पित्त रस कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अग्नाशय रस। तो ग्रहणी में आपका पित्त रस, इससे क्या नहीं मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपका, पित्त रस। पित्त रस भी यहाँ पे आके जुड़ता है, और यहाँ से अग्नाशय का रस है। तो इस रस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये एंजाइम देखिए क्या करते हैं, जैसे एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज आप देख रहे हो, एमाइलेज स्टार्च। एमाइलेज किसको पचाता है आपको, स्टार्च को। जो भी आपने रोटी चावल खाया होगा उसमें स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च में क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज।
तो सारे को तोड़ता है, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ के क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, लेकिन माल्टोज में क्या होता है, दो दो ही ग्लूकोज पाए जाते हैं, क्योंकि माल्टोज का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। इसे तोड़े को जल के साथ ना तो 2 ग्लूकोज निकलेगा, लेकिन इसमें तो आपके 6000 ग्लूकोज हो सकते हैं। कितने, 6000। तो एमाइलेज जो कि आपका निकलता है अग्नाशय रस से, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, किसमें, माल्टोज में। अभी भी आपका टूटा नहीं पूरी तरह से, इसको आंत रस से तोड़ देगा। आंत रस पूरी की पूरी अल्कोहल में बदल डालेगा, ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है ना, आंत रस, ठीक है। फिर लाइपेज क्या करता है, देखिए लाइपेज क्या हो, इमल्सीकृत वसा, पता है ना, वसा इमल्सीकृत कब हुआ था, जब उसमें पित्त का रस मिला था तो वो बिखर इमल्सीकृत हो गया था। इमल्सीकृत मतलब पायस, पायस देखते ना, पायसीकरण, पायस को इंग्लिश में कहते हैं इमल्सी, वसा। ये क्या बनाता है, वशीय अम्ल ग्लिसरॉल बनाता है। जो भी आपका वशीय अम्ल ग्लिसरॉल है ना, वो आपके आंत में पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी अधपचा भोजन बना हुआ है ना, यहीं पे ग्रहणी में आपका भोजन अधपचा बन गया, क्योंकि ये सड़ गया था। उसके बाद ये रस मिल के उसको देखिए क्या क्या कर रही है, यहीं पे टूट रहा है भोजन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, देखिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो भी होता है हमारे, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए टाइप के जो भी होते हैं, और ये यहाँ पे पूरी जीव के अंदर डीएनए खाने से ही मिलेंगे, यानी कि दूसरे की कोशिका खाने से। कोशिका खाना मतलब पेड़ पौधे के अंदर भी कोशिका पाई जाती है, और आप मांस मछली खाओ उसमें भी कोशिका पाई जाती है। तो उसको तोड़ के क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है, ठीक है। बाकी जो भी आपके बचे हुए हैं ना, इसको आंत रस नहीं छोड़ेगी, इसको एकदम फिनिश कर देगी, एकदम पतला, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगी, क्योंकि इस माल्टोज में क्या है, C12H22O11 जुड़े हुए हैं, इसको भी अलग कर देगी। C2H मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब कार्बन का टुकड़ा कर दो, हाइड्रोजन का टुकड़ा कर दो, O का टुकड़ा कर दो, तो बहने लायक बन जाएंगे, इतने महीन परमाणु बन जाएंगे कि बहने लगेंगे, ठीक है ना। तो इतना हमको इतना महीन कर देना है कि ये सारे पार्टिकल्स एकदम बहने लग जाए, इतने पानी की तरह हो जाए कि उसको शोषण किया जा सके, उसको और शोषण कर दिया जा सके। तो छोटी आंत में यही होता है। चलिए हम लोग अगला जो नोट्स देखेंगे, हम लोग आंत्र ग्रंथिया का भी ऐसे ही नोट्स बना देते हैं। आंत्र ग्रंथिया के बाद हम लोग चलेंगे बड़ी आंत में, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, आधा घंटा ही हुआ। ये आंत ग्रंथिया, ये आंत ग्रंथिया हो गई। आंत ग्रंथिया के बारे में प्रोसेस हो चुका था, बस एक नोट्स तैयार करना था जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। आंत ग्रंथिया चूंकि आंत के अंदर जो भी म्यूकस होती है, सबसे आंतरिक स्तर पर नाम है म्यूकस, वहां से क्या होती है कि एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। अभी हमने अग्नाशय के बारे में देखा था। अब ये अग्नाशय में क्या हुआ था, जो भी एंजाइम थे भोजन पे क्रिया किए थे। और आपको पता होगा कि अग्नाशय के बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फिगर पे ध्यान दीजिए, ये हमारा अमाशय है, ठीक, ये अमाशय है और ये गृहिणी है, और ये हमारा सीधे छोटी आंत में जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है, सीधे छोटी आंत में। तो हम लोग क्या देखे थे अभी अग्नाशय के बारे में, कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलती है, और आपका ये लीवर से क्या निकलता है, पित्त का रस निकलता है, ठीक है, यहाँ देखे थे, ओके। इस तरह से खाने पे हमारा क्रिया हुआ। क्रिया होने के बाद क्या देखे थे कि अग्नाशय से बहुत सारा रस निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, न्यूक्लियस, और ये क्या करते हैं, भोजन पे क्रिया करके उसका प्रोसेस करते हैं, यानी कि पचाते हैं। तो अब ये भोजन सीधे ग्रहणी से होते हुए कहाँ जाएगी, हमारी छोटी आंत में जाएगी ना। तो अब हम लोग छोटी आंत में भी क्या होता है, यहाँ पे रस निकलते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं, क्योंकि इसी में हमारा क्या है, आंत्र रस है। अब ये आंत्र रस अंदर में क्या कर रही है, भोजन के साथ अंदर में लोग पाचन, पता है ना आपको कहाँ होता है, ग्रहणी के जो मध्य भाग होता है, ग्रहणी के मध्य भाग को क्या कहते हैं बताइए, जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेजुनम। और लास्ट वाले जो भाग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलियम। इस भाग में आप लोग जब देखोगे ना, इलियम वाले में, इलियम वाले भाग में क्या होता है, छोटी छोटी रोमा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, छोटी छोटी रोमा पाई जाती है, ठीक है, जो अवशोषण करेंगी। तो अवशोषण तभी होगा ना जब ये पार्टिकल्स एकदम महीन टूट जाएंगे, बहने लायक हो जाएंगे। देखिए एकदम पार्टिकल्स महीन हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, ठीक है, जिससे आंत्र रस का स्राव होता है, और आंत्र रस के एंजाइम जो होता है, आंत्र रस के एंजाइम की क्रिया पूर्ण करते हैं। आंत्र रस एंजाइम क्या करते हैं, पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ये एंजाइम कौन कौन है, देखिए ये एंजाइम आपके है, ये एंजाइम है, ये आंत्र रस क्या है, आपके एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पेप्टोन, पेप्टोन आपको याद आ रहा होगा, अमाशय में हम लोग पढ़े थे। पेप्टोन अमाशय में बना था एसियल अम्ल के द्वारा, ठीक है। एसियल अम्ल ने पेप्टोन बनाया था, और इस यही पेप्टोन आपका कहीं नहीं पचा, अमाशय से सीधे निकल गया, यहाँ भी नहीं पचा, सीधे वो आंत में आया। और आंत में से कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्टाइड, पेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टोन पे क्रिया करता है, ठीक है। पेप्टोन क्या करता है, क्रिया करता है, और उसे तोड़ देता है किसमें, अमीनो अम्ल में। किसमें तोड़ दिया, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन बहुत जटिल होता है, बहुत जटिल अणु है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। प्रोटीन पहले अमाशय में टूटा, अमाशय के बाद आपका सीधे आंत में आ गया, और आंत में कौन से एंजाइम इसको क्रिया किया, पेप्टाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम भोजन में मिलते हैं और मिलकर उसको गला देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, किसमें, अमीनो अम्ल में। ये टूट गया,
फिर अम्लीकृत वसा आप लोग जो कि देख चुके थे अग्नाशय में, फिर से वही आपका आंतरस के द्वारा भी होता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये हम लोग देख चुके हैं पिछले बार में। ठीक है, फिर आप सुक्रेज देख लो। सुक्रेज, सुक्रेज का मतलब होता है जो आप शर्करा खाते हो, शर्करा सब समझ में आता है, चीनी, सूत्र होता है C12H22O11, जो माल्टेज का होता है वही आपका सुक्रेज का होता है। देखिए माल्टोज का भी यही सूत्र होता है, सुक्रेज का भी यही होता है, और दूध में भी लैक्टोज होता है ना, वही इसी का सूत्र होता है। तो इस पे देखिए, अगर आप चीनी खाए हो, कुछ खीर खाओ, तो खीर खाओ तो उसमें चावल भी होगा, दूध भी होगा, चीनी भी होगा, तो चावल कोई और तोड़ेगा ना, चावल कौन तोड़ता, जो आप लोग देखे थे ना पिछले बार लिखा था वहां पे स्टार्च, हाँ स्टार्च था वो चावल, और जो चीनी उसमें होगा खीर में, उस चीनी पे कौन काम करेगा, उसमें सुक्रेज पाया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा वो चीनी टूटेगा। सोच लीजिएगा, चीनी को पचाने के लिए भी कोई है आपके शरीर में, ठीक है, आपके वो महीन नहीं, उस चीनी का जो सूत्र होता है, जो C12H22 वगैरह, वो अभी भारी है, इसको पूरी पूरी से में तोड़ देना है। किसमें तोड़ देना है, देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देना है। माल्टोज टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, आपको इसका रिएक्शन पता है, देखिए इसका रिएक्शन होता है, सुक्रेज का जो रिएक्शन होता है कुछ ऐसा होता है, देखिए C12H22O11 जलीय माध्यम में टूटेगा। जब ये आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, C6H12O6, फिर C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, 6 12 है, देखो 6 6 12, H 22 22 दो यहाँ 24, देखिए 12 12 24 H है, O कितना है 11 और 1 12, यहाँ भी 6 यहाँ 6, मिले कितने हैं 12, यानी कि आपका जो सुक्रेज होता है 2 ग्लूकोज में टूटेगा। देखिए एक को ग्लूकोज कहेंगे, एक को फ्रक्टोज कहेंगे, और माल्टोज में से होगा दोनों को दोनों ग्लूकोज ही होगा। ठीक है, सूत्र यही होता है। तो इस प्रकार से हमारे आंत में ऐसी प्रक्रिया पूर्ण होती है। लैक्टोज, देखिए लैक्टोज का भी सूत्र यही होता है, लैक्टोज का भी सूत्र क्या होता है, यही होता है, ये तीनों का सूत्र आपका यही होता है, ये C12H22O11। लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है, इसको कौन तोड़ेगा, लैक्टेज, देखिए नाम भी कितना एक जैसा है, लैक्टोज को कौन तोड़ेगा, लैक्टेज, माल्टोज को माल्टेज, ये आंत की हमारी रसें हैं यानी कि एंजाइम है। तो लैक्टोज पे काम करेगा लैक्टेज और तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ग्लैक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं, तभी तो बच्चों को दूध पीने की सलाह दी जाती है, दूध पियो भाई दिमाग बढ़ेगा ना, गाय का दूध, स्पेशली गाय का दूध पीजिए, दिमाग बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पाए जाते हैं। तो लैक्टेज, लैक्टेज को कौन तोड़ेगा, लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज, लैक्टोज आपका दूध हो गया और ये आपका एंजाइम हो गया, ये एंजाइम के बिना आपका दूध का विघटन नहीं होगा, ये दूध जो भी चीज से बना हुआ ना टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। हालांकि दूध में वसा भी होता है, वसा को तोड़ने के लिए पता ही होगा आपको, वसा को तोड़ दिया। दूध में प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन को हाई तोड़ दिया होगा। दूध में वसा होगा, वसा के लिए हाई तोड़ेगा, हाई तोड़ेगा, आपका हाई तोड़ेगा, यानी कि दूध आपको सिर्फ पीने से मतलब था, लेकिन आप दूध की जो आप खुद एक पानी की तरह, लेकिन फिर भी उसको तोड़ने के लिए आपका देखिए ये एंजाइम ये एंजाइम ये एंजाइम सारे लोग लग जाते हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, वसा भी है। जो सोचिए इतने महीन पार्टिकल्स को तोड़ के उसको जब तोड़ देंगे तो क्या वो बहन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा हो जाएगा। अब जो हमारा जो आंत ग्रंथिया के द्वारा जो भोजन हो जाएगा ना, वो आप लिख देते हैं अगर जगह हो तो आंत ग्रंथिया के द्वारा जो भोजन होता है वो एकदम पानी की तरह हो जाता है, पतला हो जाता है, तरल हो जाता है, तरल का मतलब पानी जैसा, उसको हम लोग चाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, चाइल, और उसके इसके द्वारा फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें जगह है कि नहीं, और उसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं इसको नीचे से, और फिर हम वो बात को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसको दो वर्ड इसको इतना सा साफ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार आपका छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। किसकी प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपूर्ण होती है। कहाँ खत्म होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया क्या हो गई आपकी, संपूर्ण हो गई। ठीक है, क्या हो गई, संपन्न हो गई या संपूर्ण होती है। क्या होती है, संपन्न या संपूर्ण होती है। और फलस्वरूप, फलस्वरूप समझ आती है, मतलब इसके दौरान क्या होता है, फलस्वरूप तरल, भोजन का तरल रूप, फलस्वरूप भोजन तरल बन जाता है। क्या बन जाता है, तरल। तरल का मतलब पानी जैसा तरल बन जाता है, जिसे हम लोग चाइल कहते हैं, बन जाता है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, चाइल कहेंगे। चाइल, पहले काइन था ना, लुगदी था, लगा, अब क्या बन गया, चाइल। चाइल का मतलब जिसे क्या कहेंगे हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं, जिसे हम लोग चाइल कहते हैं। अब इलियम द्वारा, किसके द्वारा, आपका छोटी आंत के इलियम समझ में आती है, इलियम के विलाई द्वारा, किसके द्वारा, इलियम के विलाई, आपके इलियम में विलाई पाया जाता है ना, उसकी जिक्र हो रही है। अब इलियम के विलाई द्वारा, किसका, विलाई द्वारा
अवशोषण क्रिया के द्वारा, अवशोषण क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ जो भी हैं आपके इंपॉर्टेंट भोज्य पदार्थ, ठीक है, रक्त, इसमें पहुंच जाएंगे भोज्य पदार्थ रक्त में चले जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं तथा बचे अवशेष को, किसको, बचे जो बच गया अवशेष को, बचे अवशेष को बड़ी आंत में, किसमें, बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। बचे अवशेष को किसमें, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, कहाँ पे भेज दिया जाता है, किसमें, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत आपको पता होगा मलाशय के बाद मल द्वार से बाहर निकाल देगा। तो ये आपको इसके बाद नोट करना है। छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, फलस्वरूप भोजन कैसे बन गया, तरल। ये पाचन प्रक्रिया देखे आप लोग, तरल बन गया। और जिसे चाइल कहते हैं, अब इलियम की बिलाई द्वारा क्या हो जाएगा, इसका अवशोषण हो जाएगा। और जो जूस आपका जो खींचेगा ना, अवशोषण होगा, उस कहाँ चली जाएगी, आपकी रक्त में। क्योंकि जो बिलाई आप देखे होगे ना, बिलाई कुछ ऐसा आपके बुक में फिगर मिलता है, ऐसी बनाई गई थी। आप बिलाई बनाए हो, देखो बुक में देखो, ऐसे बिलाई बनाया गया ऐसा। फिर बताया गया है कि इसमें बहुत सारी जो होती है रक्त वाहिनियां जुड़ी होती है, ऐसे रक्त वाहिनियां जो होती है, उसको जो अवशोषण होती है, जो जूस से आपका, उसको खींच के रक्त वाहिनियां सीधे रक्त वाहिनी के माध्यम से सीधे आपको ब्लड में पहुंचा देगी। और ये ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके पहुंच जाएंगे कोशिका में, ऊतक में। श्वसन में पढ़ेंगे, ठीक है। श्वसन में देखेंगे हम लोग कैसे ऑक्सीजन गया था और CO2 बन के बाहर आया, क्योंकि वही आपके जो भोज्य पदार्थ है ना, जो ना आप अपने अमीनो अम्ल जो भी आप लोग छोड़ दिए, ग्लिसरॉल, बचा हुआ भोजन, वो कहाँ गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन जब मिलेगा ना, वायु श्वसन में होता है, ऑक्सीजन मिलेगा ना तो आपका ATP बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। तो CO2 को फिर से उसी प्रक्रिया के द्वारा जैसे से गया था, फिर से आपको फेफड़े से ब्लड में, हृदय से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, परिवहन में भी कुछ देखेंगे। ये आपका प्रोसेस यही खत्म नहीं होता है, इसका प्रोसेस आपको, इसका आधा अंश पढ़ना है आपको, इसके आगे का भाग पढ़ना है आपको श्वसन में। फिर श्वसन से जुड़ा होता है आपका हृदय, यानी कि परिवहन जुड़ा होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब बाकी सब जुड़े होते हैं ब्रेन से हमारे, तो ब्रेन में सब चलेगा साथ में। इसे दोस्तों जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जैव प्रक्रम, पूरी जीव की प्रक्रम। तो ये हमारी आपकी समाप्त हो गई भोजन की प्रक्रिया छोटी आंत में। अब छोटी आंत में से कहाँ चला गया, वो बड़ी आंत में। अब हमारा जो अगला टॉपिक रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, बड़ी आंत। वो भी बहुत छोटी सी टॉपिक है, उसके 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, उसका हम एक नोट्स तैयार कर देते हैं, ठीक है। बड़ी आंत के बारे में आप जानते हो, बड़ी आंत क्या होता है, देखिए पहले आपको समझा देते हैं कि बड़ी आंत होता क्या है, आपका एक नोट्स तैयार कर देंगे। देखिए बड़ी आंत क्या होता है, जब आप बड़ी आंत बनाओगे तो बड़ी आंत कुछ इस आकार का आपको मिलेगा। देखिए कुछ इस आकार का, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा। देखिए ये हमारा है बड़ी, पता ही होगा, इसके ऊपर आपका अमाशय था, ऐसा 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 छोटी आंत खुल के यहाँ पे छोटी आंत बन गया था, यहाँ छोटी आंत। हालांकि हमें पढ़ना है बड़ी आंत। देखिए तो जो छोटी आंत था, इसके जो भी भाग थे, छोटी आंत बनाते हैं। चलिए इसी के अंदर छोटी आंत को भी घुसा देते हैं, थोड़ा सा तक समझ में आए। तो ये हमारा जो ग्रहणी था, ऐसे अमाशय से जो खुला हुआ था, ऐसे आया था, और ये छोटी आंत में इधर छोटी आंत आ गया, ठीक है, ये छोटी आंत हो गया। आपको इतना बार फिगर बना दिया, अब तो आपको फिगर एकदम याद हो जाना चाहिए, कैसे कैसे फिगर बनता है। ये छोटी आंत कहाँ खुलती है, देखिए बड़ी आंत में। कहाँ खुलती है छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत में खुलती है। इसको सिकल कहते हैं, इस भाव क्या कहते हैं हम लोग, सिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिकम, सॉरी, इस भाव क्या कहते हैं हम लोग, सिकम कहते हैं। कहाँ, जहाँ आपकी छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, इस भाव क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं। सिकम में भी आपको बैक्टीरिया पाए जाते हैं भोजन उजन के प्रक्रिया को शोषण करने के लिए, सिकम। और इस भाग को बोलते हैं कोलन। इस बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, इसको कोलन कहते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, कोलन होता है। और इस भाग को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मलाशय कहते हैं। ये बड़ी आंत के भाग हुआ ना, बड़ी आंत का ही भाग है। और सबसे नीचे वाला भाग को बोलते हैं एनस, यानी कि गुद्दा। क्या कहते हैं इसको, गुद्दा। देखिए मुख से शुरू हुआ था, मुख हुआ, गुद्दा पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसको आहार नल कह रहे हैं। और ये नाली आपको चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहाँ खत्म हो रही है, गुद्दा पे खत्म हो रही है। इसलिए इसको बोलते हैं आहार नाल की लंबाई 10 मीटर है, जो मुख से मुख गुहा तक चलती रहती है, ठीक है। तो हमारा बस अब दूर नहीं है ना, अब मल हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में जा चुका है और शोषण हो गया, मल बन गया, बस मल को बाहर निकालना है, पाचन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आंत में समझ गया आप लोग प्रोसेस। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में आपके जो सिकल होते हैं, छोटी आंत कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, छोटी आंत किस में खुलती है, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है,
क्योंकि अब पाचन हो चुका है और शोषण भी हो चुका है। यहाँ पे पाचन और शोषण दोनों हो गया। ठीक, बचा हुआ भोजन जो कि कचरा है अवशेष से, उसको आपको इस रास्ते से होते हुए मलाशय में स्टोर कर दिया जाएगा और समय समय से मल को बाहर गुदा के द्वारा निकाल दिया जाएगा। एक आप देख रहे होगे यहाँ पे एक लंबी सी नली निकली होती है। ठीक है, बड़ी आंत की जो सीकम होता है वो आगे की ओर एक उंगली जैसा लटका होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्योंकि ये अवशोषी अंग है। अवशोषी का मतलब मनुष्य का शरीर में इसका कोई काम नहीं है, पाचन में मदद नहीं करता है अपेंडिक्स है, बल्कि ये नुकसान ही करता है। आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा अपेंडिक्स अगर नुकसान कर लेगा तो। ये होता है कि अपेंडिक्स का कहानी समझ लिया, अपेंडिक्स कब होता है और कब दिक्कत कर सकता है। हालांकि ये हर मनुष्य में होता है अपेंडिक्स, जो आपका दाहिना तरफ होता है। आप अगर आकृति में देखोगे तो कहाँ होगा? आपके उदर गुहा का जस्ट दाहिनी तरफ में आएगा। ठीक है ना, ये जस्ट दाहिनी तरफ होता है, सबके अंदर होता है। एक उंगली का होता है, 2 से 3 इंच का होता है ये। ठीक है, लंबाई सी होती है, ये आंत का ही हिस्सा है। ऑपरेशन में आपको इसी अंग को काट दिया जाता है, सिलाई कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों काट देते हैं? देखिए क्या होता है, ये जो आपका मलाशय में मल भरा होता है तो इसको समय समय पे जब टंकी फुल हो जाएगा, यानी कि जो थैली भर जाएगा, इसको गुदा के द्वारा क्या होता है? मल को बाहर निकालना होता है। ये मल जो होता है इसको क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या आपका मल है। ठीक है, मल को क्या निकालना है? बाहर। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम कभी भीड़ भाड़ दुनिया में रहते हैं या कभी ऐसा स्थिति में रहते हैं कि हम अभी मल त्याग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अभी ये आ रहा हो कि अभी मल त्यागना हो, मल बाहर निकालना हो, तो उसमें क्या करते हैं लोग? उसको पेशियों पे अपना नियंत्रण करते हैं कि नहीं बाबा अभी मल को बाहर नहीं निकाल सकते। तो जैसे आप पेशी को सिकुड़ोगे, यानी कि नियंत्रण करोगे, तो ये खाना मतलब ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर अचानक से, जैसे ईयर होता है ना, आप लोग जानते हो ना, ऐसे ऊपर के खिंचा जाएगा। इतना खिंचा जाएगा कि ये खाना जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से उल्टा चलते जाएगा और इसी में आके, अब देखिए छोटे तो जाएगा नहीं, ये कहाँ चला जाएगा? इसी में आके अटक जाएगा। बंद थैली है ये। अब एक बार जो खाना आ गया तो आ गया, अब इसमें सड़ जाएगा ये खाना, जो भी लैट्रिन था ना, मल था ना, ये सड़ जाएगा। सड़ने के कारण ये आपको सूज के इतना मोटा हो जाएगा, और जब ये सूज जाएगा तो पता है ना, टच करेगा, इसमें टच करेगा, इसमें टच करेगा और ये दर्द कर लगेगा। दाहिनी तरफ भयंकर दर्द होता है, वो भी कैसा? सुई की तरह, क्योंकि नुकीला होता है। जब भी आपको जब भी टच करेगा ना, हालांकि नीचे भी और कोई अंग होंगे इसके आगे पीछे, तो मांस में जब टच करेगा, ठेकेगा ना, तो हम लोग को लगेगा जैसे सुई चुभ रही हो, भयंकर दर्द, ऐंठन वाला दर्द हो जाता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है। अब इतना लंबा हो गया, चलो भाई कोई काम तो करता नहीं है, किडनी है जो दूसरा का फिट कर देंगे, एक जरूरी तो है नहीं, अगर जरूरी होता है दूसरा का फिट कर देते हैं, चलो भाई काट के निकालो इसको, हटाओ, काम खत्म करो, ना रहेगा ना नुकसान करेगा, तो ये आपका काम तमाम हो जाता है अपेंडिक्स का। चलिए नोट्स तैयार कर दें। बढ़िया का समझ गए ना प्रोसेस क्या होता है, तो फटाक से हम नोट्स तैयार कर देते हैं बढ़िया का। ठीक है, ठीक है ना, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब बस एक नोट्स रह गया, ये अंतिम है, हमारा अंतिम वीडियो है, आज के बाद इसका खत्म कहानी हो गया। ठीक है, तो बड़ी आंत का ये नोट्स हो गया, बड़ी समझ में आ गया होगा बड़ी आंत का प्रोसेस क्या होता है। ठीक, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का जो है, छोटी आंत आपको ऐसे पढ़ना है, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। ठीक ना, छोटी आंत कहाँ खुल रही थी? बड़ी आंत में। अभी हम लोग देखे थे ना, छोटी आंत कहाँ खुल रही थी? बड़ी आंत में खुल रही थी। ठीक है, ये हमारा बड़ी आंत का फिगर हम लोग बनाए हुए थे। ठीक है, और हम लोग फिर देखे थे कि छोटी आंत जो था वो कहाँ खुल रही थी? बड़ी आंत में खुल रही थी। और इस भाग को, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से खुलती है, इसी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सीकम कहते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है, और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो मोटे वाला भाग था उसको क्या बोलते हैं? उसको कोलन कहते हैं। और जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मलाशय कहते हैं। तो बड़ी आंत के कितने भाग थे? 2। पहला आपका कोलन और दूसरा क्या हो जाएगा? मलाशय। पहला कोलन, दूसरा मलाशय। ठीक, फिर छोटी आंत तथा बड़ी आंत जहां मिलते हैं, जहां से छोटी आंत और बड़ी आंत का रास्ता होता है, ज्वाइन होता है, जहां छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है, उसी ज्वाइन को, उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। कहाँ? छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़े होते हैं या जहां मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सीकम। सीकम कहते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्या कहा जाता है? तो सीकम। सीकम के अंतिम, जैसे अपेंडिक्स के बारे में अभी जस्ट हम बताए ना अपेंडिक्स क्या होता है, तो सीकम का अंतिम भाग था ना वो, यहाँ पे जैसे सीकम था ना, उसका अंतिम वाला भाग क्या था? यहाँ आगे लटका हुआ था। तो सीकम के अंतिम शीर्ष पर एक उंगली जैसा, कितना सेंटीमीटर बताया अभी हम 3 से 4 बताया था ना इंच का होता है, लंबा सा लटका होता है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अपेंडिक्स कहते हैं। और आपको पता होगा अपेंडिक्स क्या है? अवशेषीय अंग है, मतलब उसका कोई कार्य नहीं होता है, तभी तो लोग ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाल लेते हैं अगर वो दिक्कत करेगा तो अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषीय अंग है, शरीर में से कोई कार्य नहीं होता। अगर कार्य होता, किडनी की तरह इंपॉर्टेंट होता, तो लोग ना अपेंडिक्स दूसरे का लगा देते, तो ये कुछ काम का नहीं होता है, इसलिए अपेंडिक्स ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है और शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा।
अब देखिए कोलन, देखिए कोलन का जो आगे का भाग जाएगा वो मलाशय कहलाएगा ना, जो फूला हुआ भाग होता है क्या होता है, मलाशय। मलाशय यानी कि रेक्टम, ठीक है। तो ये मलाशय में क्या होता है आपका, जिसमें यानी कि मलाशय में जो मल होता है, जो अवशेषीय अंग हमारा है, जो पाचन और शोषण के बाद जो बच गया था, तो वो आपका कहाँ स्टोर होता है, मल आपका संचयन होता है मलाशय में, ठीक है। तो आपका कोलन का आगे का भाग मलाशय कहलाएगा, और मलाशय में क्या होता है, तो मल का संचयन होता है, यानी कि वो स्टोर होता है। संचयन का मतलब इकट्ठा होना, स्टोर होना, ठीक है। मलाशय में जब आपका मल स्टोर हो चुका है, तो मलाशय से जो मल होता है वो मल द्वार को हम लोग गुद्दा भी कहते हैं, एनस भी कहते हैं, ठीक है। तो मल द्वार गुद्दा से समय समय पे क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका नोट्स हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरी कहानी, पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। ये हमारे जो चैप्टर का फर्स्ट लेसन था उसका अंतिम पार्ट था, क्योंकि हमने भोजन को पूरी तरह से पचाना और शोषण के साथ साथ उसको हम लोग बाहर निकालना, ठीक है। उसको इस यहाँ तक खत्म कहानी हो गया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2, और उसमें देखेंगे कि जो बचा हुआ जूस था वो रक्त में पहुंचकर कहाँ गया, क्योंकि लेसन 2 में हम लोग देखेंगे कि वायु श्वसन के माध्यम से फेफड़े में जो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया था, वो ऑक्सीजन चूंकि जो श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन ग्रहण किए हैं वो आपको भोजन पचाने, यानी कि भोजन को एटीपी में मदद करता है तोड़ने के लिए। तो हमारा अभी तक जूस को हमने क्या किया, रक्त में पहुंचा दिया है, और बचे हुए मल को भी त्याग कर दिया है। तो जूस का क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे, यानी कि लेसन 2 श्वसन में, ठीक है। तो मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।